नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 7 को पढ़ने वाले, यानी कि एक्सरसाइज 7 को, जिसका नाम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ट्रायंगल इसका नाम है। आप लोगों की जो 7th एक्सरसाइज है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। आज की क्लास में हम ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के बेसिक को पढ़ने वाले हैं कि भाई त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज में और कौन कौन सी कसौटियां लगने वाली है, यानी कि कौन कौन से नियम त्रिभुज में लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर हमारा बेसिक पूरा हो जाएगा तो हम प्रश्नावली 7.1 के 2 या 3 क्वेश्चन भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। आप लोग पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, आप लोगों ने 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि त्रिभुज होता क्या है, या फिर आप लोग त्रिभुज से भली भांति परिचित हो गए कि त्रिभुज होता क्या है, यानी कि ट्रायंगल होता क्या है। अगर नाम से बात करूं मैं तो त्रि यानी कि 3 होता है, भुज यानी कि भुजा होता है। त्रि यानी कि 3 होता है और भुज यानी कि भुजा होता है, यानी कि 3 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी उसको आप लोग त्रिभुज कहोगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आप लोग त्रिभुज कहते हो। कैसे होगा आप लोग? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आप लोग त्रिभुज कहोगे। अगर मैं नॉर्मली ऐसे बोलता हूँ कि 3 भुजाओं से कोई आकृति बनेगी उसे आप लोग त्रिभुज कहोगे तो ये गलत होगा। अगर मैं 3 भुजाओं की बात करूं नॉर्मल सी, तो ये मान लो मेरी एक भुजा है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इससे त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि आप लोगों का जो त्रिभुज है वो 3 भुजा से बनेगा, लेकिन कैसा होगा? एक बंद आकृति होगी। कैसी होगी भाई? एक बंद आकृति होगी, क्लोज फिगर होगा। इंग्लिश में आप लोग उसे बोलो क्लोज फिगर होगा, और हिंदी में आप लोग बोलोगे बंद आकृति होगी। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आप लोग त्रिभुज कहते हो। आप लोग जानते हो कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। आप लोग जानते हो कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये आप लोग सब जानते हो कि ये त्रिभुज एबीसी है। इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप लोग जानते हो कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक तो ए कोण होगा, एक बी कोण होगा और एक सी कोण होगा। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, 3 ही भुजा होती है। अगर भुजा की बात करूं तो ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और सी ए एक भुजा है, और 3 ही शीर्ष होते हैं, यानी कि 3 ही वर्टेक्स होते हैं, यानी कि 3 साइड होगी, 3 एंगल हो गए और 3 वर्टेक्स हो गए। अगर वर्टेक्स की बात करूं यानी कि शीर्ष की बात करूं तो ये बिंदु आप लोगों को दिख रहा होगा, यानी कि इसका जो टॉप पॉइंट, ये नोच वाला पॉइंट है, इस नोच पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हो? वर्टेक्स बोलते हो, या फिर हिंदी में इसको शीर्ष बोलोगे। आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग इसको शीर्ष बोलोगे, यानी कि 3 तो शीर्ष हो गए इसके, 3 ही भुजा हो गया आप लोगों की, और 3 ही क्या हो गए? कोण हो गए। 3 ही क्या हो गए? कोण हो गए, यानी कि 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं एक त्रिभुज के अंदर। ये त्रिभुज की बेसिक सी जानकारी थी जो आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होगा। ये त्रिभुज की बेसिक सी जानकारी है जो आप लोग जानते होगे भाई कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आप लोग त्रिभुज कहोगे, जिसके अंदर 3 कोण हो गए, 3 भुजा हो गए और 3 शीर्ष हो गए। हमारा जो चैप्टर है त्रिभुज, इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो त्रिभुज पर जो चीज अप्लाई करने वाले है उस चीज को हमको पढ़ना है। यानी कि अगर मैं नाम बोलूं उसका, तो हमें सर्वाक्षम आकृतियां पढ़नी है, सर्वाक्षम करना सीखना है कि त्रिभुज को सर्वाक्षम कैसे किया जाता है, सर्वाक्षम आकृतियां होती क्या है। अब आप लोग इस नाम को पहली बार सुन रहे होगे, तो मैं आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं कि सर्वाक्षम होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाक्षम आकृतियों की। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सर्वाक्षम आकृतियां। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या? हमारा सर्वाक्षम आकृतियां। कि सर्वाक्षम आकृति होती क्या है? सर्वाक्षम आकृति, सर्वाक्षम आकृतियां होती क्या है, ये सबसे पहले हम लोगों को जानना है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सर्वाक्षम होता क्या है। उसके बाद हम कुछ नियम्स को पढ़ेंगे, उस नियम्स के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग बेसिक पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन आधे सॉल्व ऐसे हो जाएंगे। तो आपका चैप्टर है त्रिभुज, इस त्रिभुज पर क्या क्या चीजें लगने वाली है वो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज इसमें आप लोगों को पढ़नी है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सर्वाक्षम आकृति। आप लोगों को समझना है कि सर्वाक्षम होता क्या है। सर्वाक्षम यानी कि ये लिखा आप लोगों को, मैंने लिखा है ये सर्वाक्षम, ये होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि सर्वाक्षम होता क्या। तो नॉर्मल सी भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो सर्वाक्षम आकृतियां होती क्या है, या फिर सर्वाक्षम चीज होती क्या है।
अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि मैं कोई भी दो आकृति को लेता हूं, जैसे मान लो मैंने कोई भी दो आकृति ली है, मैं दो आकृति आयत ले लेता हूं। मैंने माना कि दो आकृति कौन सी, एक आयत है, एक ये रहा आयत हमारा और एक ये रहा आयत, ये दो आयत लिए मैंने, ये हमारा दो आयत है, यानी कि मैंने दो आकृति ली है और दोनों आकृति आयत ली है। इन दोनों आकृतियों को मैं सर्वाक्षम आकृति तब बोलूंगा जिसके जब इसके सभी अंग सर्वाक्षम यानी कि सर्व अंग समान हो गए। सर्वाक्षम का मतलब होता है सर्व यानी कि सभी, आप लोग इसको ढंग से पढ़ोगे तो अंग भी इसके अंदर दिख रहा होगा, सर्वाक्षम यानी कि सभी अंग अगर समान हो गए तो हम इसको सर्वाक्षम बोलोगे। क्या बोलेंगे, सर्वाक्षम बोलेंगे। आई नो कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आप फिर से एक बार आप लोगों को बताता हूँ। ये दो आकृति सर्वाक्षम तब कहलाएगी जब इसकी भुजाएं, यानी कि भुजा की बात करूं मैं यहां से लेके यहां तक, मान लेता हूं मैं कि ये x है और ये आप लोगों की y है, ये आप लोगों की y है। मैं मान लेता हूं कि ये भी क्या आप लोगों की x है और ये भी आप लोगों की क्या है, y है, ये भी आप लोगों की क्या है, y है। ये दो आकृति सर्वाक्षम तब होगी जब इनकी लंबाइयां और चौड़ाइयां एकदम बराबर होगी, जब इनकी लंबाई और चौड़ाई एकदम बराबर होगी। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये दो आयत सर्वाक्षम आकृति तब कहलाएगी जब इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। इस वाले आयत को अगर उठाकर मैं इसके ऊपर रख देता हूं तो ये इस आयत को ढक देगा, ये इस आयत को ढक देगा। सिंपल सी बात बोलूं, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैंने इस वाले हाथ को रख दिया तो ये जो नीचे वाला हाथ है ये ढक गया है, तो ये दोनों जो हाथ कहलाएगा ये सर्वाक्षम कहलाएंगे। क्या बात समझ आ गई क्या आप लोगों को? क्या बात समझ आ गई क्या? यानी कि अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो दो आकृति ऐसे आकृति होगी जिसका आमाप और आकृति, आमाप व आकृति दोनों सेम सेम होगी, यानी कि उसका जो परिमाप होगा यानी कि जो उसका मान होगा वो, और उसकी जो साइज होगी, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये होगा, जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई इसकी होगी, जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी चौड़ाई उतनी उसकी होगी, तो वो दोनों आकृतियां क्या कहलाएगी, सर्वाक्षम कहलाएगी। क्या आप लोगों को समझ में आया क्या? तो फिर से एक बार मैं बोलता हूँ कि दो आकृति सर्वाक्षम तब होगी जब उनकी साइज और उनका माप दोनों बराबर हो गए, तब दो आकृति सर्वाक्षम होगी। क्लियर है? अगर आप लोगों को मैं और एक्सप्लेन करना चाहूं कि दो आकृतियां सर्वाक्षम कब कहलाएगी, हालांकि हम लोग को त्रिभुज पढ़ना है लेकिन मैं आप लोगों को एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूं कि सर्वाक्षम होता क्या है। सर्वाक्षम का मतलब होता है सभी अंग समान हो गए, तो ऐसी दो आकृतियां जो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी सेम हो, यानी पूरी सेम हो। मैंने आप लोगों का हाथ का एग्जाम्पल देखा, ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर अगर मैं दूसरा हाथ रखता हूँ तो ये वाला हाथ ढक जाता है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वाक्षम कहलाएंगे। ये दोनों क्या कहलाएंगे, सर्वाक्षम कहलाएंगे। क्या बात समझ आ गई आप लोगों को? तो सिंपल सी भाषा में बोलूं कि सर्वाक्षम हम उसे कहेंगे जब हम दो आकृतियों को अगर एक के ऊपर एक को रखते हैं तो दूसरी आकृति दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेती है। ऐसी दो आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाक्षम आकृतियां कहते हैं। ऐसी दो आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाक्षम आकृतियां कहते हैं। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगा कि सर्वाक्षम आकृति कैसे होगी या फिर वो ढकने पर कैसा दिखना चाहिए, तो आप लोग एग्जाम्पल से शायद समझ जाओगे। आप लोगों को ये बुक दिखाई दे रही होगी, ये कक्षा 10th की गणित की बुक है। हालांकि इस बुक के दो पार्ट हो रखे, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इस बुक की सहायता से कि सर्वाक्षम कैसे होगा। मान लो एक ये आयत है हमारा, अगर आप लोग देखोगे तो ये आयत दिख रहा होगा आप लोगों को, और एक आयत ये दोनों सर्वाक्षम तब हो गए जब इन आयतों को मैं ऐसे ऊपर रख देता हूँ। जैसे मैं इन दोनों आयतों को ऊपर रखूंगा एक दूसरे के, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये दोनों ने एक दूसरे को ढक लिया है, यानी कि ना ये जो पीछे वाला आयत है वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये वाला जो आयत था वो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे आकृतियों को आप लोग क्या बोलते हो, सर्वाक्षम आकृतियां कहते हो। तो अब आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि दो आकृति सर्वाक्षम तब होगी जब उनकी साइज यानी कि आकार और उनका आमाप यानी कि उनकी जो लंबाइयां है चौड़ाइयां वो आपस में बराबर हो, तो दो आकृति सर्वाक्षम होगी। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो सर्वाक्षम त्रिभुज पढ़ने हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सर्वाक्षम त्रिभुज पढ़ने हैं। तो मैं अब आप लोगों को लेकर चलता हूँ सर्वाक्षम त्रिभुज कि दो त्रिभुजों को आप लोग सर्वाक्षम कब बोलोगे या फिर दो त्रिभुज सर्वाक्षम कब होगे। तो दो आकृतियों में आप लोग आयत का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप लोग वर्ग का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप लोग वृत्त का एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को किताब से समझाया कि अगर एक किताब के ऊपर मैं दूसरी किताब को ढक लेता हूँ और दोनों किताब एक दूसरे को ढक लेती है तो वो सर्वाक्षम कहलाएगी, कि ये दोनों जो किताबें हैं एक दूसरे के सर्वाक्षम है। या सिंपल सी भाषा में बोलूं मैं, आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा, आप लोगों ने आगरा का ताजमहल देखा होगा, ऐसा हूबहू ताजमहल मैं और कहीं बनवा देता हूँ तो वो उस ताजमहल का ये वाला ताजमहल सर्वाक्षम कहलाएगा। अब आप लोग मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सर्वाक्षम त्रिभुज आता है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सर्वाक्षम त्रिभुज।
सर्वाक्षम त्रिभुज। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाक्षम त्रिभुज, यानी कि हमें जो पढ़ना है वो सर्वाक्षम त्रिभुज पढ़ने हैं। तो दो त्रिभुज सर्वाक्षम कब हो गए, ये आप लोगों को समझना है, क्योंकि यही आप लोगों के प्रश्नावली का मेन पोर्शन है। ये आप लोगों के प्रश्नावली का मेन पोर्शन है जो आप लोगों को समझना है। माना मैंने भाई कि ये त्रिभुज मेरा एबीसी है और ये त्रिभुज मेरा पीक्यूआर है। ये त्रिभुज मेरा एबीसी है और ये त्रिभुज मेरा पीक्यूआर है। आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होती है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को इसमें बताया था कि त्रिभुज के तीन कोण हो गए और तीन ही क्या होगी, भुजा होगी। अगर मैं इन दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम करना चाहूं, अगर मैं इन दो त्रिभुजों को सर्वाक्षम करना चाहूं, तो ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम तब हो गए जब इस वाले त्रिभुज को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं और ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज को ढक देवे, तब ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। तभी हो गए। जैसे कि अभी मैंने आयत का एग्जांपल देके समझाया था आप लोगों को, अभी मैंने बुक का एग्जांपल देके समझाया आप लोगों को कि ये आकृतियां सर्वाक्षम कब होगी। वैसे अब मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें पढ़ना है त्रिभुज। तो अगर ये जो एबीसी त्रिभुज है ये पीक्यूआर त्रिभुज के सर्वाक्षम कब होगा, जब ये वाला त्रिभुज इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं और ये पीछे वाला जो त्रिभुज है वो दिखना बंद हो जाए, यानी कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर ढकूंगा तो दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसी आकृति क्या होगी, सर्वाक्षम होगी। ये हमने पढ़ लिया। लेकिन आप लोग जानते हो अगर इस वाले त्रिभुज को मैं इस वाले त्रिभुज के ऊपर रखूंगा तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तभी तो ढकेगा एक दूसरे को। यानी कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर आएगी, आएगी तभी तो ढकेगा। ये वाली जो भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली जो भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी। ये जो कोण है इसके, ये जो कोण है ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होगा, तभी तो एक दूसरे को ढक पाएगी, अदरवाइज नहीं ढक पाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जब दो त्रिभुज है, इन दो त्रिभुजों की छह चीजें आपस में बराबर हो रही है। आप लोगों को दिख रही होगी तीन तो भुजा है और तीन कोण है, वैसे इसमें भी तीन भुजा है और तीन कोण है। जब दो त्रिभुजों की छह चीजें आपस में बराबर होगी तब दो त्रिभुज सर्वाक्षम कहलाएंगे, तब दो त्रिभुज सर्वाक्षम कहलाएंगे। यानी कि अगर मैं दो त्रिभुज लेता हूं और उनकी छह चीजों को आपस में बराबर कर देता हूं तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वाक्षम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सर्वाक्षम। अब साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि जो सर्वाक्षम होता है इसका सिंबल इस टाइप का होता है, यानी कि बराबर है और उसके ऊपर इस टाइप का एस है। इस वाले सिंबल को आप लोग क्या बोलते हो, सर्वाक्षम का सिंबल बोलते हो। क्या बोलते हो, ये सर्वाक्षम का चिन्ह है, ये सर्वाक्षम का चिन्ह है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए, दो त्रिभुज अगर सर्वाक्षम है तो इनकी छह के छह चीजें आपस में क्या होगी, बराबर होगी, बराबर होगी। अब मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हूं कि अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो आप लोग उसको कैसे सर्वाक्षम करोगे। मैंने आप लोगों को बोला कि ये छह के छह चीज बराबर है। मैंने बोला कि भाई मैंने आप लोगों को दो त्रिभुज दे दिए, अब मैंने बोला कि आपको इसको देखकर बताना है या फिर आप इसको ऐसे बताओ भाई कि सर्वाक्षम है या नहीं है। तो आप लोग कैसे बताओगे, आप लोग दो त्रिभुजों को ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने के बाद बोलोगे कि हाँ भाई ये इसके बराबर हो सकता है और अपने हिसाब से बोलोगे भाई कि सर्वाक्षम होगा। यही करोगे आप लोग, या फिर आप लोग ये काम ये करोगे, अगर त्रिभुज को उठा पाते हो आप लोग या फिर पेपर में से काट पाते हो। मान लो मैंने दो त्रिभुज पेपर बना दिए तो आप लोग पेपर में से कटिंग करोगे और दूसरे त्रिभुज की भी कटिंग करोगे और एक त्रिभुज को उठाकर इस वाले त्रिभुज के ऊपर रख दोगे। अगर दोनों त्रिभुज बराबर है एकदम, यानी कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के एकदम बराबर आ रहा है, पीछे वाला त्रिभुज दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है भाई कि आगे वाला त्रिभुज को आप लोग बड़ा कर दो और पीछे वाला छोटा कर दो और ढक दो तो दिखाई देगा ही नहीं। दोनों त्रिभुज बराबर होने चाहिए, जैसे मेरा हाथ है वैसे। अगर दोनों त्रिभुज बराबर है तो वो सर्वाक्षम होंगे। एक तरीका तो ये है कि भाई आप लोग क्या करोगे, पेपर में से त्रिभुज को काट लोगे और काट कर क्या करोगे, दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दोगे। दोनों त्रिभुज साइज में और माप में बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाक्षम है। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वाक्षम है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है ये कि मान लो आप लोगों ने ये मापा, यहाँ से यहाँ तक मापा, मान लिया भाई कि आप लोगों ने ये भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर है, कितने, 5 सेंटीमीटर। इसकी कितने, 3 सेंटीमीटर है, मान लो इसकी 3 सेंटीमीटर है। इसका आप लोगों ने मान लिया भाई कि कितने है, आप लोगों के 4 सेंटीमीटर है, कितने, 4 सेंटीमीटर है। अगर इसकी भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तब भी दोनों आपस में सर्वाक्षम हो गए, तब भी दोनों आपस में सर्वाक्षम हो गए। यानी कि इनकी जो साइज है, इनका जो माप है वो आप लोगों ने बराबर कर दी। ये 5 सेंटीमीटर तो इसको 5 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगा, सेम होगा। तो दूसरा तरीका है आप लोग माप भी सकते हो और एक तरीका ये था आप लोग काट के इसको इसके ऊपर रख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग सोचोगे ये जो तरीका है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर मैं बड़ी वस्तु आप लोगों को बताऊं तो बड़ी वस्तु को थोड़ा काट के आप लोग इसके ऊपर रख दोगे, या फिर बड़ी वस्तु को ऐसे है भाई, अगर मैंने भी एग्जांपल बोला था आप लोग को, अगर मान लो एक ताजमहल आगरा का है
और एक ताजमहल मान लो अपन अपने यहाँ पर बना देते हैं, तो आप लोग अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला ताजमहल उसके सर्वाक्ष में, तो आप लोग क्या करोगे, इस वाले ताजमहल को उठा के माथ थोड़ा ले जाओगे या उसके ऊपर थोड़ा रखोगे, तब आप लोग क्या करोगे, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप लोग एक तरीका अपनाओगे तो वो तरीका फेल हो जाएगा बड़ी आकृतियों के लिए। अगर आप लोग दूसरा तरीका करते हो भाई कि माप लेते हो, भाई कि इसको ये मापा 5 सेंटीमीटर है, इसको मापा 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इनके कौन मापे, हाँ भाई कि 6 के 6 चीज इस त्रिभुज की बराबर है तो ये सर्वाक्ष में। लेकिन हम 6 के 6 चीज निकालेंगे या फिर काट के ऊपर रखेंगे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए, इसके लिए क्या बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, उनको आप लोग बोलते हो सर्वाक्ष क्षमता की कसौटियां। क्या बोलते हो आप लोग, सर्वाक्ष क्षमता की कसौटियां। यानी कि आप लोगों को दो त्रिभुज सर्वाक्षम करने हैं तो उसके कुछ नियम है, और उन नियम को हम लोग बोलते हैं सर्वाक्ष क्षमता के नियम या फिर सर्वाक्ष क्षमता की कसौटियां। क्या बोलेंगे हम लोग, सर्वाक्ष क्षमता की कसौटियां, सर्वांग क्षमता की कसौटियां। मैं नियम लिख देता, सर्वाक्ष क्षमता के नियम, मैं नियम लिख देता हूं, आप लोगों को मैंने बोल दिया कि कसौटियां, सर्वाक्ष क्षमता के नियम। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है तो इसके दो तरीके थे, एक तो काट के एक दूसरे के ऊपर रख दो, या फिर एक तरीका ये था कि आप लोग माप लो। तो अगर आप लोग देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में भी 6 चीजें और इस वाले त्रिभुज में भी 6 चीजें, 6 चीजों को बराबर करना, इससे अच्छा है कि हम लोग अपने नियम को पढ़ लें। अब नियम ये कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की 3 चीज बराबर हो आपस में तो बाकी सब बराबर हो जाते हैं। मैंने ये कहा आप लोगों को, अगर किसी त्रिभुज की आप लोग 3 चीजों को बराबर कर देते तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। इस टाइप के कुछ नियम है आपकी बुक में। आपके टोटल त्रिभुज को सर्वाक्षम करने के 5 नियम है। कितने नियम है, 5 नियम है। अभी मैं आप लोगों को 3 नियम पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद में 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली जो हमारी क्लास आएगी उसके बाद में हम 2 नियम करेंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि ये त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर है, ये हमने सर्वाक्षम किए, ये हमने सर्वाक्षम कैसे किए, हमने काटा और एक के ऊपर एक रख दिया, ये सर्वाक्षमता का सिंबल है ये वाला। अभी मैंने आप लोग को बताया था त्रिभुज पीक्यूआर, त्रिभुज पीक्यूआर यानी कि त्रिभुज एबीसी, इसको आप लोग पढ़ोगे सर्वाक्षम, त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों हमने सर्वाक्षम किए थे, काट के किए। अभी हमने क्या किया, काट के किया, एक पेपर में से इन दोनों काटा और एक के ऊपर एक रखा, हमने देखा दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, सर्वाक्षम हो गया। या फिर हमने माप के कर लिया, मापा के एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक 3 एक 4 है, दूसरे की भी यही है, कौन भी सब बराबर है, तो हमारा क्या हो गया, सर्वाक्षम हो गया। नियम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं कि मैंने कहा कि भाई ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। मैंने कहा कि ए बी है, यानी कि जो ए बी है वो इसके बराबर है, ए बी है वो पी क्यू के बराबर है। किसके बराबर, पी क्यू के बराबर है। ये जो बीसी है, बीसी है वो आप लोग किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। जो सी ए है वो किसके बराबर है, आप लोगों के आर पी के बराबर है। और इसके अलावा मैंने बोला भाई जो कौन है, यानी कौन ए है वो कौन पी के बराबर है। मैंने बोला जो कौन बी है वो कौन क्यू के बराबर है। मैंने बोला भाई जो कौन सी है वो कौन आर के बराबर है। ये 6 के 6 चीज मैंने बराबर की, तब मुझे पता चला कि दो त्रिभुज सर्वाक्षम है, और सर्वाक्षमता को आप लोग ऐसे लिखते हो। आप लोग देख रहे हो कि जो ये ए बी भुजा है और ये भुजा दोनों बराबर है। अगर किसी त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो इनको आप लोग संगत भुजा बोलते हो। क्या बोलोगे आप लोग, यानी कि इस त्रिभुज की भी ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा, ये दोनों आपस में संगत भुजाएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संगत भुजाएं कहलाएगी। यानी कि ये वाली भुजा ए बी है वो पी क्यू के संगत है, ए सी है वो पी आर के संगत है, बी सी है वो क्यू आर के संगत है, कौन ए कौन पी के संगत है, कौन बी कौन क्यू के संगत है, और कौन सी कौन आर के संगत है। यानी कि ये सब क्या है, आपस में संगत भुजा है। क्या है, संगत भुजा है। क्या है, संगत भुजा है। तो आप लोग उनको क्या बोलोगे भाई कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के संगत है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के संगत है, ये वाली भुजा इस भुजा के संगत है, ये कौन इस कौन के संगत है, ये कौन इस कौन के संगत है। तो ये 6 चीजें एक त्रिभुज में बराबर होगी, 6 चीजें इन एक त्रिभुज में बराबर होगी, तब दो त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। पर मैं कहता हूं भाई कि आप लोगों को 6 के 6 चीजों को नहीं पढ़ना, आप लोगों को कोई भी 3 चीजों को बराबर कर देना है, बाकी की ऑटोमेटिक बराबर होगी। तो नियम ये कहता है कि अगर त्रिभुज की कोई 3 चीजें आप लोग आपस में बराबर कर देते हो तो बाकी के जो संगत भाग होते हैं उनके, ये संगत भुजाएं होगी या संगत कौन हो गए, वो ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाते हैं। ये नियम कहता है। तो पहले नियम को हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो नियम है वो हमारा एस ए एस नियम। पहला जो नियम है हमारा वो एस ए एस नियम। पहला जो नियम है वो हमारा क्या है, एस ए एस नियम। नियम क्या आप लोग समझने की कोशिश करना। पहला नियम हमारा एस ए एस, इसको अगर हिंदी में बोलूं मैं, पहले इंग्लिश में समझ लो। एस का मतलब साइड, एस का मतलब क्या होता है, साइड।
ए का मतलब क्या होगा, एंगल, और एस का मतलब क्या होगा, साइड। क्या होगा, साइड। अगर हिंदी में बोलूं मैं इसको, तो भुजा कौन भुजा, साइड को आप लोग भुजा बोलते हो, भुजा बोलते हो। ए को आप लोग एंगल यानी कौन बोलते हो, और इसको आप लोग बोलोगे भुजा। तो भुजा कौन भुजा का आप लोगों का पहला नियम है। भुजा कौन भुजा का आप लोगों का पहला नियम है। मैं मान लेता हूँ कि दो त्रिभुज है, मैं मान लेता भाई कि दो त्रिभुज है, और ये ऐसे ऐसे नियम से कैसे सर्वाक्षम होंगे वो आप लोग समझने की कोशिश करो। हमने बोला भाई कि ये दो त्रिभुज है, अभी आप लोग त्रिभुज को बराबर मानो भाई। मैंने बोला भाई कि ये एम एन ओ त्रिभुज है, एक त्रिभुज एम एन ओ है और एक पी क्यू आर है, एक त्रिभुज एम एन ओ और एक पी क्यू आर त्रिभुज है। ये दो त्रिभुज एस ए एस नियम से सर्वाक्षम कब हो गए, जब इस इन दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा, मैं मान लेता हूं भाई कि ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाला जो कोण है एन वाला कोण ये इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, और ये वाली जो भुजा है ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली जो भुजा इस भुजा के बराबर है, तब ये दोनों त्रिभुज एस ए एस नियम से सर्वाक्षम हो गए। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या। यानी कि अगर इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की वाली भुजा, ये तीनों जब आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अब जरूरी नहीं है कि ये वाला कोण ही हो, कोण ये वाला भी हो सकता है तो भुजा ये और ये आएगी, कोण ये वाला भी हो सकता है तो भुजा ये और ये आएगी, कोण ये वाला भी हो सकता है तो भुजा ये और ये आएगी। यानी कि आप लोग इसको अरेंजमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो इसमें क्या क्या चीजें बराबर बताई, मैं बता देता हूँ। त्रिभुज एम एन ओ व त्रिभुज पी क्यू आर में यानी कि जो एम एन है वो बराबर है पी क्यू के, कौन एन है वो कौन क्यू के बराबर है, और जो एन ओ है वो बराबर आप लोग है क्यू आर के। तब ये दोनों त्रिभुज एम एन ओ सर्वाक्षम हो गए त्रिभुज पी क्यू आर के किस नियम से, एस ए एस नियम से। किस नियम से, एस ए एस नियम से। बात समझ में आएगी आप लोगों को। अगर दो त्रिभुजों के संगत भुजा यानी कि एक संगत भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब आप लोग एस ए एस नियम लगाओगे। तब आप लोग क्या लगाओगे, एस ए एस नियम। अब आप लोग बोलोगे कि जो बाकी की जो तीन चीजें बची हुई है वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। उसको आप लोग बोलते हो कि सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या संगत भाग या संगत कोण बराबर हो गए। क्या बोलोगे आप लोग, अगर दो त्रिभुज सर्वाक्षम है, इनकी तीन चीजों का आप लोगों ने सर्वाक्षम कर दिया, तो बाकी की जो चीज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बाकी की जो चीज बची वो बची हमारा कोण ओ इक्वल टू कोण आर बचा हमारा, एक बचा हमारा एम ओ बचा, यानी कि एमओ साइड इक्वल टू पी आर साइड के बराबर हो जाएगी, और एक हमारा कोण एम इक्वल टू क्या बचा, कोण पी। ये जो बराबर हो गए, इनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो बराबर हो गए, इनको बराबर करने के लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं ये संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं इतना बड़ा ना लिखूं कि सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं, तो मैं छोटा सा एक वर्ड लिख सकता हूँ जिसको आप लोग बोलते हो सीपीसीटी। क्या बोल सकते हो आप लोग, सीपीसीटी। इस सीपीसीटी का मतलब क्या वो समझो। सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट, सी का मतलब कोंग्रुएंट और टी का मतलब ट्रायंगल, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल। यानी कि सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग, संगत भुजा हो या फिर संगत कोण हो, आपस में बराबर होते हैं। इस टाइप से ये त्रिभुज के छह चीजें क्या होगी, बराबर होगी। यानी किसी भी त्रिभुज की अगर आप लोग तीन चीजों को आपस में बराबर कर दोगे, तो बाकी की जो तीन चीजें बची होती है वो आपस में सीपीसीटी से क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो ये है आप लोगों का पहला नियम। क्या आप लोगों को पहला नियम समझ में आ गया? क्या आप लोगों को पहला नियम समझ में आ गया होगा? तो मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोगों को लिखने में सुविधा होगी। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे नियम की। पहला नियम हमारा था एस एस, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कभी भी हमें त्रिभुज की छह के छह भुजाओं को बराबर नहीं करना होता या छह के छह चीजों को बराबर नहीं करना होता, फिर तीन चीजों का आपस में बराबर करते हैं हम लोग और तीन चीजें ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं सीपीसीटी। अब हमारा जो दूसरा नियम है वो है एस ए एस है। अब हमारा जो दूसरा नियम है वो ए एस है। ए का मतलब कोण यानी कि एंगल, एस का मतलब भुजा यानी कि कोण, भुजा और कोण। हिंदी में अगर बोलूं, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो एंगल साइड एंगल।
मान लो दो त्रिभुज है आप लोगों के पास में, मान लो दो त्रिभुज आप लोगों के पास में, इन दोनों त्रिभुजों का नाम हम देते हैं, एक का एबीसी देते हैं आप लोग, एक का एबीसी देते हैं हम लोग, और एक का ई एफ जी देते हैं, ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी। ये दो त्रिभुज ए ऐसे नियम से तब सर्वाक्षम हो गए, ये दो त्रिभुज आप लोग अगर मेरी बातों को ढंग से सुन रहे हो तो कुछ कुछ डेफिनेशन है वो मैं बोलता हूँ, लिखता नहीं हूँ, तो आप लोग उनको साथ साथ में नोट कर लिया करो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि दो त्रिभुज सर्वाक्षम ए ऐसे नियम से तब हो गए जब इस दोनों त्रिभुजों के एक वाला ये वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाए, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर हो जाए, और ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो जाए। यानी कि इस वाले त्रिभुज का एक कोण इस वाले त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो जाए, इस एबीसी त्रिभुज की एक भुजा इस वाले त्रिभुज की भुजा के बराबर हो जाए, और इस एबीसी त्रिभुज का कोण सी इस ईएफजी त्रिभुज के कोण जी के बराबर हो जाए, तब आप लोग ए नियम को लगा सकते हो, तब आप लोग ए नियम को लगा सकते हो। आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर पहले एंगल आ रहा है तो पहले कोण आएगा, फिर साइड आ रही है यानी कि भुजा आ रही है तो बीच में भुजा आएगी, फिर कोण आएगा, फिर क्या आएगा, कोण आएगा। अगर आप लोग ऐसे कर दो भाई, आप लोग ऐसे कर दो, इस वाले कोण को यहाँ से हटा दो, इस वाले कोण को हटा दो यहाँ से और यहाँ पर लगा दो, और फिर आप लोग बोलोगे नहीं हमारा तो ये ऐसे नियम है, ये वाला ए ऐसे नियम है भाई, ये ए है और ये एस है, तो ये ए ऐसे नियम है, तो ये गलत होगा। हालांकि इसका भी एक नियम है, लेकिन ए ऐसे नियम के लिए गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये क्या होगा, ए होगा, ये फिर ए होगा, फिर एस होगा, ए होगा फिर एस होगा, तो ये नियम ए ऐसे नहीं होगा, ये ए एस कहलाएगा। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर ना बनाकर यहाँ पर बनाना है, यहाँ पर ना बनाकर आप लोग कहाँ बनाना है, यहाँ पर बनाना है। तो पहले क्या आएगा आप लोगों का, कोण आएगा, फिर भुजा आएगी, फिर भुजा आएगी, यानी कि इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज ईएफजी में क्लियर है, क्या चीजें बराबर है, कोण बी बराबर कोण एफ है, ठीक है, भुजा बीसी एफ जी के बराबर है, और कोण सी किसके बराबर है, कोण जी के, ठीक है। तभी त्रिभुज एबीसी सर्वाक्षम होगा त्रिभुज ई एफ जी के। बाकी की जो चीजें हैं आप लोगों की, यानी कि बचा क्या आप लोगों का, बचा आप लोगों के यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ कोण ए इक्वल टू कोण ई, एक तो ये बचा आप लोगों का, एक आप लोगों का बचा जो AC है वो EG के बराबर होगा, और एक आप लोगों का बचा AB है वो EF के बराबर होगा, और ये सब किससे बराबर होगा, तो ये CPCD से बराबर होगा। अगर हिंदी में बोले तो सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो CPCD करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ए नियम कब लगेगा, जब कोण भुजा कोण बराबर हो, यानी कि संगत कोण बराबर हो गए। आप लोग क्या बोलोगे, यानी कि इसका संगत F कहलाएगा, इसका संगत G कहलाएगा, इस A का संगत E कहलाएगा, बाकी ये भुजाएं संगत कहलाएगी। तो ये था हमारा दूसरा नियम, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे नियम की, और तीसरा नियम है हमारा AAS। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तीसरा हमने लिखा है AAS, कोण भुजा, एंगल साइड, कोण नहीं, कोण भुजा। तो आप लोग समझने की कोशिश करो। हमने बोला भाई कि पहला तो क्या बराबर होगा, हमारा कोण बराबर होगा। हमने बोला भाई कि मान लो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, फिर अगेन क्या होगा, कोण बराबर होगा, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, फिर क्या होगा, भुजा, यानी कि ये वाली भुजा मान लेते हैं इस वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, यानी कि P कोण के संगत M कोण, Q कोण के संगत N कोण, और QR भुजा के संगत NO भुजा। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तब आप लोग बोल सकते हो कि ये जो त्रिभुज PQR है, ये सर्वाक्षम होगा त्रिभुज MNO के। क्या आप लोग बात समझ में आ गई? अगर कोई बच्चा यहाँ पर लगा देता है, यहाँ पर इस वाली भुजा को मिटा के यहाँ पर लगा देता है, इस वाली भुजा को मिटा के यहाँ पर लगा देता है, मान लो अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर लगा दिया, तब ये वाला नियम नहीं काम करेगा, तब आप लोगों का ASA नियम काम करेगा, जो कि ये नियम है। क्या बात समझ आ गई आप लोगों को? अगर कोई बालक यहाँ पर कौन भुजा को बराबर कर देता है, तब ये नियम ना लगकर ये वाला नियम लगेगा। ये आप लोग को थोड़ा सावधानी रखनी है कि आप लोग क्या क्या चीजें बराबर बता रहे हो और कौन सा नियम आप लोग लगा रहे हो। और सर्वाक्षम को लिखने का तरीका यह है जो कि मैं आप लोगों को
बता रहा हूँ, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है, चित्र में बताया। इसके अलावा जो बची चीज है उसको मैं आप लोगों को लिख के बताऊं, यानी कि जो क्यू आर है वो भुजा एनओ के बराबर होगा, कौन आर है वो भुजा ओ के बराबर होगा, और जो आप लोगों की आरपी है, आरपी भुजा है वो ओ एम भुजा के बराबर होगी। और इन सब का कारण क्या, सीपीसीटी, यानी कि सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भाग बराबर होते हैं। तब आप लोग क्या बोल सकते हो कि ये डबल ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है। क्या आप लोग को जो मैंने 3 नियम पढ़ा है ये तीनों नियम समझ में आ गए? अगर आप लोग को ये तीनों नियम समझ में आ गए हो तो आप लोग मुझे कमेंट में यस लिख कर बता दो। आप लोग कमेंट में यस जरूर लिखे कि आप लोगों को ये तीनों नियम समझ में आ गए हैं। तो ये थे हमारे 3 नियम। इन 3 नियम पर आपकी जो प्रश्न वाले 7.1 है ये 7.1 पूरी होगी। इसके बाद के जो 2 नियम है, एक तो आरएचएस नियम बचा और एक डबल ए नियम बचा है। डबल ए नियम बोलो या फिर ट्रिपल ए नियम बोलो, दोनों बात एक ही है। आप लोग बोलो डबल ए ट्रिपल ए कैसे बराबर होंगे, जब वो नियम में आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चलेगा भाई कि डबल ए और ट्रिपल ए दोनों बराबर कैसे है। एक आरएचएस नियम और एक डबल ए नियम आप लोगों का बाकी है। उससे आप लोगों की 7.2 और 7.3 प्रश्न वाली होगी। इन 3 जो नियम पढ़े, इन 3 नियम से आपकी 7.1 प्रश्न वाली होगी। तो पहले हम लोग इस तीनों नियम को समझ लिए हैं, अब हम 7.1 को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 7.1 को खत्म करने के बाद हम लोग 2 नियम पढ़ेंगे, फिर अपन 7.2 को पढ़ेंगे, और अगर बीच में कहीं जरूरत पड़ गई तो हम लोग उसको भी पढ़ पाएंगे। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज को नोटिस करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे देखा है, जो यहाँ पर मैं चीजों लिखता हूँ या फिर जो 2 त्रिभुज को सर्वाक्षम करता हूँ मैं, जैसे इन 2 त्रिभुजों को सर्वाक्षम किया, तो बाकी की जो चीजें होती है वो आप लोगों को इन 2 में से देख के लिखनी होती है। अब वो कैसे, वो समझो। हालांकि मैंने बोला कि सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। जो चीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसके हिसाब से मैं कैसे आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर बोला भाई कि जो पी क्यू आर है वो क्यू एम एन ओ के सर्वाक्षम है, यानी कि ये त्रिभुज इसके सर्वाक्षम है। ये जो 6 के 6 चीजें इसमें बराबर हो गई है सर्वाक्षम होने के बाद, वो 6 के 6 चीज हम लोगों को इस वाले, ये जो लिखता हूं मैं, इस वाले के अंदर हमको दिखती है। तो ये जो जब भी आप लोग ये चीज लिखो सर्वाक्षम वाली, ये आप लोगों को बड़ी सावधानी पूर्वक लिखनी है, क्योंकि ये जो लिखने का तरीका है, इस तरीके के अंदर 6 के 6 चीजें आप लोगों को दिखती है कि क्या क्या चीज इस त्रिभुज की बराबर है। वो कैसे आप लोग समझो। जैसे मैंने बोला भाई कि ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये एम एन के बराबर होगी। आप लोग देख सकते हो ये जो पी क्यू है ये एम एन के बराबर ही है। हालांकि अभी तो ये हमने पुकारा था, लेकिन ये भी तो इसके बराबर होगी सीपीसीटी से, ये सीपीसीटी सब बराबर हो गए। अब समझो, पहले मैं कौन की बात करूं। देखो ये पी कौन है, ये पी कौन है, इस पी कौन के संगत कौन सा कौन है, एम है, तो वही आपको आगे दिख रहा होगा। ये देखो ये पी कौन है, इस पी कौन के संगत जो कौन है वही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब क्यू कौन, ये जो क्यू कौन है, ये क्यू कौन, इस क्यू कौन के संगत क्या एन कौन है, तो यहाँ पर एन दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जो आर है, इस आर कौन के संगत कौन सा ओ कौन है, तो आपको ओ दिख रहा होगा आर के बराबर, दिखा आप लोगों को। यानी 3 चीज तो आप लोगों ने इसमें ढूंढ ले। इसके अलावा भुजा देखो, पी क्यू भुजा, पी क्यू भुजा, ये पी क्यू भुजा एम एन भुजा के एम एन भुजा के बराबर है, भैया ये इसके संगत है। क्यू आर एन ओ के बराबर होनी चाहिए, अगर संगत दिखा है तो एन ओ के बराबर होती है, तो आप लोगों को देखो एन ओ के बराबर दिख रही है। ये आरपी देखो, ये आरपी, ये आरपी तो ओ एम के बराबर आनी चाहिए, तो ओ एम के बराबर ही आ रही है। तो ये जो मैं लिखता हूं इस लिखने के अंदर 6 के 6 चीज आप लोगों को बराबर दिखती है। तो आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते कि आर क्यू पी, त्रिभुज आर क्यू पी सर्वाक्षम है त्रिभुज एम एन ओ के, एम एन ओ के, ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो हो सकता है आपके जो एग्जामिनर है या फिर आपको जो कॉपी को चेक करने वाले वो गलत कर देवे। अगर मैं इसकी तुलना इससे करूं तो आप लोग देखो आर क्यू, देखो ये कौन आर है, ये बोल रहा है कौन एम के बराबर है। भाई आर तो यहाँ पर है, आर तो यहाँ पर है, और कौन एम तो यहाँ पर है, ये तो इसके संगत नहीं है। ये जो आर वाला कौन है वो यहाँ पर है और कौन एम यहाँ पर है। ये जो कौन एम है इसका संगत तो पी है और आर का संगत तो ओ है, तो पहले ही गलत हो गया आप लोग का। दूसरा ये जो क्यू कौन है ये एन के बराबर, चलो ये बराबर आ गया। ये जो पी कौन है, ये वाला पी कौन है, ये ओ के बराबर है, ये पी ओ यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, ये इसका संगत नहीं है। तो आप लोगों को जो लिखना है वो एकदम व्यवस्थित लिखना है, ना कि इस टाइप से। अगर इस टाइप से लिखते हो तो आप लोगों का गलत हो सकता है। आप लोगों को इस टाइप से लिखना है, जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में लिखा है। आप लोग चाहो तो इधर देखो, इसका जो पहला नियम पढ़ा था उसमें देखो, या फिर आप लोग अभी तक जो लिखा उसमें कहीं पे भी आप लोग देख सकते हो। तो ये है लिखने का तरीका। प्रश्न वाली 7.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं क्यू की रिवीजन कर लेता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले पढ़ा हमने त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आप लोग त्रिभुज कहते हो।
त्रिभुज में 3 कोण हो गए, 3 शीर्ष हो गए और 3 ही भुजा होगी, यानी कि 3 वर्टेक्स हो गए, 3 एंगल हो गए और 3 साइड होगी। उसके बाद हमने बोला कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं यानी कि सर्वाक्षम आकृतियां होती है, सर्वाक्षम आकृति आप लोग उसे कहोगे जो हूबहू एक जैसी हो। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये सर्वाक्षम है, अगर मैं एक किताब के ऊपर दूसरी किताब को रखता हूं तो वो सर्वाक्षम है। आप लोग जो 9th क्लास की बुक को पढ़ते हो, अगर किसी बालक की 5-6 बुकों को इकट्ठा करके आप लोग एक के ऊपर एक रखोगे तो वो भी सर्वाक्षम होगी। 2 आयत सर्वाक्षम कब हो गए, जब उनकी साइज यानी कि उनका जो आकार होगा वो और उनका जो माप होगा वो आपस में बराबर हो गए। हर एक आकृति सर्वाक्षम तब हो गई जब उनके आकार व आमाप, आकार यानी कि साइज और उनका आमाप यानी कि कोई माप जैसे लंबाई चौड़ाई वो है वो आपस में बराबर होगी तो वो सर्वाक्षम होगी। फिर हमने बोला कि हमको जो पढ़ना है वो इस त्रिभुज में इस वाले चैप्टर में त्रिभुज पढ़ना है, तो हम लोग त्रिभुज को सर्वाक्षम करना सीखेंगे। तो हमने कहा एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज सर्वाक्षम तब हो गए जब हम काट के एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे और दोनों बराबर आते हैं तो सर्वाक्षम हो गए। लेकिन ये काम करना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। हम पेपर पे बनी हुई वस्तुओं को काट सकते हैं लेकिन कई और बाहर की चीजों को सर्वाक्षम करना है तो नहीं कर सकते, तो ये आइडिया हमारा फ्लॉप हो गया। फिर हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग माप सकते हो, तो मापने के लिए हमें 6 के 6 चीजें मापनी पड़ेगी, तो 3 भुजा मापनी पड़ेगी, 3 कोण मापने पड़ेंगे। अगर वो सभी बराबर है तो 2 त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। लेकिन हमने कहा कि हम इन दोनों आइडिया को नहीं अपनाएंगे, हमारे लिए कुछ नियम बनाए गए, यानी कि 6 चीजों को बराबर ना करके हम किसी त्रिभुज की 3 चीजों को अगर बराबर कर देते तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है। और उसके बाद हमने आप लोगों के सामने नियम पढ़े, एक तो SAS नियम पढ़ा, एक AAS नियम पढ़ा और ASA नियम पढ़ा, और तीनों नियम आप लोगों ने समझ लियोगे। अब हम प्रश्नावली 7.1 के जो पहला सवाल है उस सवाल को करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन पहला है। ये क्वेश्चन चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है, यानी कि आप लोगों को ये चित्र दिख रहा होगा। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति में, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये आकृति आप लोगों को दिख रही होगी। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वाक्षम ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या सकते हैं। तो आप लोगों को जो त्रिभुज सर्वाक्षम सिद्ध करना है, पहले आप लोगों को वो ढूंढना है। त्रिभुज ABC यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, इस वाले त्रिभुज की। त्रिभुज ABD यानी कि इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वाक्षम करना है। अब दिया है कि आप लोगों को AC बराबर AD, यानी कि जो AC है यानी कि ये और जो AD आप लोगों का ये आपस में बराबर है, ये आप लोगों को दिया है। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और दी है कि AB कोण, यानी कि जो ये AB कोण है, सॉरी ये जो AB है यानी कि ये जो AB है ये कोण A को, यानी कि ये जो कोण A दिख रहा है आप लोगों को, इसको समद्विभाजित करता है। यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगा, यानी कि इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सम का मतलब तो समान होता है, सम का मतलब समान होता है, द्वि का मतलब 2 होता है, और भाजित का मतलब भाग करना, 2 भागों में बांटता है। समान 2 भागों में बांटता है, समान 2 भागों में बांटता है। तो ये जो AB है इस कोण A को बराबर 2 भागों में बांटते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ कि ये 1 और ये क्या है 2, ये दोनों क्या बराबर है आपस में, ये दोनों क्या बराबर है। ये चीज आप लोगों को बराबर दे रखी है, और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आप लोगों को सर्वाक्षम करना। तो आप लोग जानते हो कि 2 त्रिभुजों को सर्वाक्षम करने के 3 नियम हम पढ़े हैं, हमने पढ़े। उन 3 नियम से हम कोई एक नियम लगा के इसको सर्वाक्षम सिद्ध करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ, हालांकि आज की क्लास में बेसिक ही करवाता, क्लास लंबी हो रही है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कि आप लोगों को जो हमने बेसिक पढ़ा वो समझ में आ जाए। बस एक क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो हम लोग पहला करते हैं, क्या चीज हमको दे रखी है। जब भी आप लोग सिद्ध करने वाले सवालों को करते हो तो हमें 4 चीजें लिखनी होती है। एक तो दिया है, एक सिद्ध करना है, एक रचना है और एक उत्पत्ति है। तो यहाँ पर रचना की जरूरत होगी तो हम रचना करेंगे, मतलब जो चीज दे रखी है वो। ये जो दिया होता है ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। तो आपको ये दिया है कि जो AC है वो AD के बराबर है, एक चित्ता में ये दिया है। और एक ये दिया है कि जो कोण A है, कोण A को, AB कोण A को जो दिया है वही लिख दो, AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जो हमने दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, ये दोनों आपस में क्या बराबर है, ऐसा हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध हमें यह करना है कि ये जो त्रिभुज ABC है ये सर्वाक्षम है त्रिभुज ABD के। ये भी सिद्ध करना, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा, इसको हम बाद में लिख देंगे। अब हम लिखते हैं उत्पत्ति।
हम लिखते हैं उत्पत्ति। दो त्रिभुजों को अगर आप लोगों को सर्वाक्षम करना है, अगर दो त्रिभुजों को आप लोगों को सर्वाक्षम चित करना है, तो कोई भी तीन चीजों को अगर आप लोग बराबर बता देते हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वाक्षम चित हो गया। और इसके अलावा जो बाकी की चीजें होती है वो भी क्या होती है, बराबर हो जाती है। सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, तो हम उसको सीपी सीरीज लिखते हैं। तो हम देखते हैं तीन चीजें क्या बराबर है। अगर त्रिभुज एबीसी की बात करो, त्रिभुज एबीडी की बात करूं मैं, एबीडी की, तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो इस वाले त्रिभुज की जो एडी है वो इस वाले एसी के बराबर है। बराबर है, पहले मैं ये लिख देता हूं, यानी कि त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी में, इस वाले त्रिभुज में एबी, इस वाले त्रिभुज में एसी है, यानी कि जो एसी है वो एडी के बराबर है। आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये ए है, ये सी है, ये ए है और ये डी है। ये आप लोगों को क्या दिया है, दिया है आप लोगों को, दिया है। अगर आप लोग देखोगे तो ये कौन एक कौन दो के बराबर है। अगर आप लोग देखो तो ये कौन एक कौन दो के बराबर है, ये भी आप लोगों को दिया है, ये भी दिया है आप लोगों को, दिया है आप लोगों को कौन एक बराबर कौन दो है। यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, ये भी चीजें मैंने दे रखी है। इस वाले त्रिभुज यानी कि जो ऊपर वाला त्रिभुज आप लोगों को, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की इस वाले त्रिभुज से तुलना कर रहा हूं मैं, तो इसकी ये भुजा और इस नीचे वाले त्रिभुज की ये भुजा आपस में बराबर है। इस त्रिभुज का ये कौन एक और इस त्रिभुज कौन दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं इस रेखा की बात करूं, इस वाली रेखा की, तो ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। जो चीज दोनों त्रिभुजों के अंदर आती है उसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। जो चीज दोनों त्रिभुजों में आती है उसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। यानी कि जो ए बी भुजा है आप लोगों की, वो ए बी इसमें भी आ रही है और इसको आप लोग क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग, उभयनिष्ठ बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग, उभयनिष्ठ भुजा। बात समझ में आ रही है आप लोग को। ये वाली जो भुजा है ए बी, ये इस वाले त्रिभुज की भी भुजा है और ये इस वाले त्रिभुज की भुजा है, दोनों त्रिभुज की एक ही भुजा है, तो ये दोनों कैसे हो गए, उभयनिष्ठ हो गए। तो हमारा जो त्रिभुज है वो दिख रहा होगा आपको, ये एस यानी भुजा, ये कौन यानी कि ए, ये भुजा यानी कि एस है, एस नियम से, यानी कि त्रिभुज एबीसी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज ए बी डी के। किससे हुआ ये, तो एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से, एस ए एस सर्वाक्षमता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम हो गए। एस यानी कि भुजा, कौन भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। ये दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वाक्षम हो गए। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम है तो बाकी की जो चीजें होगी, ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाला कौन भी इस वाला कौन के बराबर होगा, ये वाली जो भुजा ये बराबर है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये आपस में बराबर होगा। ये सब किससे बराबर होगा, सीपीसीटी से। आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बीसी और बीडी के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों भुजा क्या होगी, बराबर होगी। हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो बीसी है आप लोगों का, वो बीडी के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो सर्वाक्षम त्रिभुजों की संगत भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हमारा पहला भी हो गया और सीपीसीटी से हमारा दूसरा भी हो गया। तो ये था हमारा 7.1 का पहला प्रश्न। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है हमारे वो हम लोग अपनी जो अगली क्लास आएगी तब करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।